नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी कुछ वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। और अपन लोग रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे थे। पहले दो नियम अपन लोग पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, अभी के अभी चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। तीसरे नियम में अपन लोग गुणित या बहुल अनुपात का नियम पढ़ेंगे। तो आइए इस नियम की चर्चा करते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोजन करने पर अलग अलग यौगिक बनाते हैं, अर्थात मेरे पास दो तत्व हैं, पहला तत्व ए है, दूसरा तत्व बी है। मान लो मैंने ए के स्थान पर हाइड्रोजन को रखा और बी के स्थान पर ऑक्सीजन को रखा। अब क्या हुआ आगे, इन दोनों ने दो अलग अलग यौगिक बनाए। पहला यौगिक इन दोनों ने मिलकर आपस में जल बनाया और दूसरा जो यौगिक बनाया इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। अब आप लोग यदि ध्यान से देखो तो इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन के जो भार हैं वो दो हैं, यानी कि यहां भी H2 है, यहां भी H2 है। अर्थात हाइड्रोजन का जो भार है वो हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, यानी कि उसे हम लोगों ने निश्चित कर रखा है। यानी कि हाइड्रोजन बी के साथ अलग निश्चित भार से जुड़ रहा है, जबकि बी हाइड्रोजन के साथ अलग अलग भार से जुड़ रही है। आप लोग देखोगे कि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, यहां पर ऑक्सीजन का भार 2 है। ठीक है, यदि यहां पर इनके अनुपात की बात की जाए तो H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:16, जबकि H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:32। ठीक है दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर या ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर दो अलग अलग यौगिक बनाए। पहला यौगिक बनाया जल, दूसरा यौगिक बनाया हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसमें जब हमने अनुपात निकाला तो वो आया 2:16। हाइड्रोजन परऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला तो वो आया 2:32। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन के अनुपात की बात करूं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो ऑक्सीजन का अनुपात आएगा वो आएगा 32, और जबकि जल से ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा 16। और यदि मैं इनको सरल करूं तो ये आ जाएगा 1:2, जो कि एक क्या है आप लोगों को पता है, ये एक पूर्णांक है। ये एक पूर्णांक है। आइए इस नियम को एक बार परिभाषा के साथ समझते हैं। परिभाषा के साथ समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, पहला हाइड्रोजन परऑक्साइड और दूसरा जल, तो बी के भार जो ए के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, जो बी के भार ए के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, निश्चित भारों से संयोजित होते हैं। बी के भार पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। बी के भार, केवल बी के भार पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये नियम आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार मैंने दो यौगिक लिए, ए तथा बी। ए के स्थान पर मैंने कार्बन को रखा और बी के स्थान पर मैंने ऑक्सीजन को रखा। दो तत्व ने आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाए। बी के भार जो ए के निश्चित भारों से, ए का जो भार है वो निश्चित है, यानी कि जो कार्बन का जो भार होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा, यानी कि फिक्स होगा। तो पहला यौगिक किसने बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा यौगिक किसने बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ए का भार यहां पर निश्चित है, कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, जबकि बी का भार निश्चित नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है।
ठीक है, आइए इनमें अनुपात निकालते हैं, क्योंकि आगे जो कुछ भी खेल होगा वो अनुपात का होगा। इधर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो आएगा 12:16। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। जबकि इधर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो आएगा 12:32, 16 दूनी 32। और इसने कहा है कि बी के भार पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, यानी कि केवल अगर बी के भार की बात करूं तो ये कैसे आने चाहिए, पूर्णांक आने चाहिए। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बी का भार है वो है 16, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में बी का भार है वो है 32। और जब आप इसे सरल करोगे तो आएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 1:2। ये कैसा है आप लोगों का, ये है पूर्णांक। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाए, बी के भार जो ए के निश्चित भार, यानी कि बी का भार जो ए के निश्चित भार से मिल रहा है, ए के निश्चित भारों से मिल रहा है, यहां भी ए का भार निश्चित है 12 है, यहां भी ए का भार निश्चित है 12 है, और बी इनसे मिल रहा है। और जब बात करी बी के भारों के अनुपात की तो वो कैसा आया, वो आया अपन के पास पूर्णांक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। आगे की वीडियो में हम लोग चौथा नियम पढ़ेंगे, जो कि है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों एक बात और कहनी थी आपसे कि मैं देख रहा हूं आप लोग वीडियो को देखते हो और स्किप करके निकल जाते हो। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी आप लोगों को समस्या है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ताकि वीडियो की क्वालिटी बेहतर हो सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को अपने पढ़ाई से संबंधित मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।